भारत का कोई भी एग्जाम जो आपको टीचर बनाता है उसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उस एग्जाम की आज हम बात करने वाले हैं। सीटेट की ज़रूरत हमें पड़ती है अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम देने हैं, आपको टीचर बनने का सपना साकार करना है। ये एग्जाम बाकी सारे एग्जाम से अलग है क्योंकि ये बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस करता है। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस उसको क्लासरूम में भी हेल्प करेगी एंड लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है या डोमेन है जो हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा जाता है। मेहनत ज़रूरी है या किस्मत ज़रूरी है, वो चलता ना मेहनत वर्सेस किस्मत। तो पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, ये 3 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें एक एस्पिरेंट को या एप्लीकेंट को किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर, अपने करियर चॉइसेस को फुलफ़िल करने के लिए हर एक इंसान को एक मेंटोर ज़रूर चाहिए होता है और उस मेंटोर या टीचर को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। भारत का कोई भी एग्ज़ाम जो आपको टीचर बनाता है उसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उस एग्ज़ाम की आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी एक पॉडकास्ट में मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, लेकिन आज मेरे साथ जिनसे मैं बातचीत करने वाली हूँ वो रहेंगे हमारे हिंदी के फैकल्टी शिवम त्यागी सर, जिनसे हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर के, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इलेक्शंस के बाद इस एग्ज़ाम पर या आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या अच्छे एवेन्यू स्टूडेंट्स के लिए आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम एक इन्फॉर्मेटिव एंड एक बढ़िया सा जो है हेल्दी डिस्कशन करेंगे फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर। सो हेलो सर, वेलकम। थैंक यू मैम। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैम, जैसा आप बता रहे हैं सीटेट के बारे में लेकर के, तो सीटेट के बारे में सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में या बच्चों के मन में आता है कि सीटेट ही क्यों ज़रूरी है हमें, है ना? तो और मेरा मानना ये है, सीटेट, मेरा मानना क्या, ये सभी बच्चों के लिए आवश्यक भी है। सीटेट की ज़रूरत हमें पड़ती है अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम देने हैं, आपको टीचर बनने का सपना साकार करना है, तो सबसे न्यूनतम योग्यता, मिनिमम एलिजिबिलिटी सीटेट है। बिल्कुल। सबसे पहली बात। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में रहता है, सर हम अपने राज्य का टेट, जैसे यूपी के लिए यूपी टेट है ना, हरियाणा के लिए अलग है, चंडीगढ़ के लिए अलग है, कि हम उसको भी क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हैं। पहली बात तो ये सेंटर का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से आप जो है दिल्ली की वैकेंसी कवर कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, लगभग सभी राज्यों की, 2-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरी बात, जो सीटेट का लेवल है वो केवल इंफॉर्मेटिव नहीं है। जैसे मैं बच्चों से डिस्कस भी करता हूँ, अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो 30 नंबर का एग्ज़ाम आता है आपका, उसमें आप क्या करेंगे, मतलब 30 नंबर की आपकी एक लैंग्वेज आ गई तो 30 नंबर आपके व्याकरण से आ गए या 1-2 नंबर साहित्य से। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने डिवाइड कर दिया, भाई हम 15 नंबर पैडागोजी से लेंगे। और पैडागोजी का मतलब है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों की मानसिकता क्या है, क्लासरूम की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, हमारा जो स्कूल का एक माहौल है, वातावरण है, वो स्कूल के बाहर के वातावरण से कैसे अलग है, और घर का माहौल, वातावरण जो है वो समाज से कैसे अलग है, ये बात करता है हमारा सीटेट। बिल्कुल सर। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो एक बच्चे के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल सभी फैक्टर्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है? मैं कहता हूँ निर्विवाद रूप से आप इस बात को मान सकते हैं, और ये बात प्रमाणित भी है कि सीटेट से अच्छा किसी बच्चे के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जो सीटेट के मुकाबले मतलब मजबूती से खड़ा हो जाए। बिल्कुल सर, है ना? तो इसीलिए ये एग्ज़ाम बाकी सारे एग्जाम से अलग है क्योंकि ये बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस करता है। तो एक टीचर स्टूडेंट्स के साइकिक को समझ पाता है एंड स्टूडेंट्स ही, क्योंकि हमारे फ्यूचर के यंग माइंड्स होने वाले हैं, उनको अगर उनके स्टार्टिंग के ईयर्स से ही राइट डायरेक्शन में शेप कर दिया जाए तो वो फिर अच्छे से अपने करियर चॉइसेस को बिल्ड कर पाएंगे एंड वो देश के लिए इवेंचुअली अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। और देखिए सीटेट ना जो बात करता है, आपने जैसे सीटेट क्वालिफाई किया किसी बच्चे ने, और वो मान के चलते हैं केंद्रीय विद्यालय में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, हमारे पास एक स्टूडेंट ए है, सीटेट क्वालिफाई करके केवीएस में जाता है, उसकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में उसे सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है। तो अब समस्या ये है कि
अब बच्चा दिल्ली के माहौल से गया है, यूपी के माहौल से, हरियाणा के माहौल से है, वहाँ के कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, तो बच्चा कैसे करेगा? तो सीटेट बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर कर देता है कि आपको बहुभाषी कक्षाएं मिलेंगी, मल्टीलिंगुअल क्लासेस भी आपको मिलने वाली है ना। बिल्कुल सर। तो सीटेट इसलिए ज़रूरी है। अच्छा मैम, मेरे मन में एक सवाल है, आप बच्चों को बताइएगा। जैसा ये देखा जा रहा है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो अदर एग्जाम्स के जो सिलेबसेस हैं, और अदर एग्जाम में भी कौन से टीचिंग एग्जाम केवल, जैसे यूपी टेट हम ले लेते हैं, हरियाणा का टेट ले लेते हैं, उससे कैसे अलग अलग है थोड़ा? सर सीटेट में बेसिकली आपको एक तो पेडागोजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हाँ। ठीक है, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो। दूसरा, आपको लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो यहाँ पर जो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है ये कि आपका लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि स्टूडेंट के मन में अगला सवाल यही आता है कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हम 90 नंबर लाकर पास नहीं हो हाँ, सकते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर जैसे एक अप्रोच होती है, हम पेडागोजी में पढ़ाते हैं LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, हाँ। ठीक है। उसमें हम ये बताते हैं कि लैंग्वेज जो है ना आपको एक्सप्रेस करने की क्षमता देती है, और वो एक्सप्रेसिवनेस आप अपने डिसिप्लिन में भी यूज कर सकते हो। हाँ। तो जब पेपर 2 में स्टूडेंट साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपीयर होता है, जो उसके स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर स्टूडेंट को जब लैंग्वेज ही नहीं समझ आती तो वो अपने सब्जेक्ट में भी वीक हो जाता है। तो एक तो वहाँ लैंग्वेज हेल्प बिल्कुल करती है। बिल्कुल। दूसरा, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस उसको क्लासरूम में भी हेल्प करेगी। एंड लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है या डोमेन है जो हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा जाता है, उसको स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की बात कर लो, SSC, रेलवेज, बैंकिंग, सब में एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है ही है। तो वहां पर वो चीज उसको और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, मतलब जमा ये है कि मैम ये कहना चाह रही हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। लैंग्वेज आपको एक तो फायदा देगी कि आपको 30 नंबर की जो एक फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, वो होगा। प्लस लैंग्वेज के जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप CDP में, मैथ्स में, साइंस में, EVS में, अदर सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बना पाएंगे, है ना। क्योंकि जो हमारे सपोर्टिव सब्जेक्ट है वो तो लैंग्वेज पर ही आधारित होते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। अब बच्चों के मन में रहता सर हमें 2 लैंग्वेज लेनी है। फिलहाल हम हिंदी और इंग्लिश को ही वर्सेस में लेकर के बात करेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, हालांकि मेरा संस्कृत भी है, तो बात यहाँ संस्कृत की भी हो सकती है। तो बच्चे के मन में एक ये रहता है कि सर हम पहले लैंग्वेज 1 लें, 1 में हिंदी लें, या लैंग्वेज 2 में हिंदी लें, लैंग्वेज 1 में संस्कृत लें या इंग्लिश लें, या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत लें। तो बच्चों का मार्गदर्शन करें, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इस सवाल को बताइए। बिल्कुल सर, इस सवाल को तो एक बहुत ही एक्सक्लूसिवली केटर करना चाहिए, क्योंकि पूरा मतलब मेल्स भरे रहते हैं इसी सवाल से। हाँ जी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, कौन सी लैंग्वेज चूज करें, या फिर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, एक लैंग्वेज चूज करी थी, उसमें फेल हो गए, तो अब कौन सी लैंग्वेज में चूज करें। तो सर मेरे हिसाब से लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, अगर मैं ऑनलाइन पेपर्स की बात करूं जो पहले हो रहे थे, उस हिसाब से तो लैंग्वेज में इतना कोई फर्क था नहीं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, क्योंकि बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते थे। बट अभी जब हम पेपर का स्तर बढ़ता हुआ देख रहे हैं ऑफलाइन में, अगस्त एंड जो हमने जनवरी का पेपर देखा, उसमें हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लैंग्वेज में ही फर्क है। मतलब उसमें जो सेंटेंस मेकिंग है और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें टाइम जा रहा है स्टूडेंट का समझने में, ठीक है। तो उसकी चॉइस में स्टूडेंट को एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए कि लैंग्वेज 1 तो वो स्टूडेंट चूज करे जिस माहौल में वो पला बड़ा है। या जैसे मतलब अगर किसी स्कूल का कोई स्टूडेंट का स्कूल में हिंदी माध्यम में रहा है पूरा करिकुलम, तो वो हिंदी को कंफर्टेबली चूज करे। लैंग्वेज 1 उसकी नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, जो उसका कंफर्ट जोन है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया बेल्ट में बात करें या फिर मेजरली उस बेल्ट में बात करें जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हिंदी आपके लिए आपका कंफर्ट जोन है। उसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो, आप टाइम बचाकर उसका आंसर करोगे, ठीक है। आप टाइम बोरो करोगे उसको उस चीज में जहाँ पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है ना। तो हमें तो ओवरऑल पास करना है ना इस पेपर को। हमें तो ये नहीं देखना कि भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसमें मैं ज्यादा मेहनत कर लूं, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है वहां से आप टाइम बचाइए, दूसरे सब्जेक्ट में उसको लगा दीजिए। तो सर एक तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लैंग्वेज 1 आपका कंफर्ट जोन हो, आपका बैकग्राउंड हो, जिस लैंग्वेज में आप अपने आसपास बातचीत करते हो, ठीक है, उसमें आप इजीली समझ पाओ। लैंग्वेज 2 वो होनी चाहिए जो आपको अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए हेल्पफुल लग रही है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज करते हो तो ना कि सिर्फ आप सीटेट पास कर पा रहे हो, बल्कि आप जितने भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी हाँ। के सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन जी, हैं, जी, जी, जी। उनके पेपर 1 में जो लैंग्वेज कंपलसरी होती है इंग्लिश और हिंदी ही होती है। इंग्लिश हाँ, और हाँ, हिंदी इंग्लिश, होती बिल्कुल है, तो बिल्कुल। उसमें आप इंग्लिश चूज करोगे तो वहां से आपका बेस सेट हो जाएगा, अगर सीटेट में आप ढंग से पढ़ के पास होते हो तो। हाँ। नहीं पढ़ने वाला तो कहीं पे भी नहीं पढ़ेगा। देखिए मैम, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि देखा जाएगा देखा जाएगा कि अभी तो रहने देते हैं, कैसे भी पास कर लेंगे 90 अच्छा, नंबर से, उन बाद बच्चों में को स्तर पढ़ेंगे। इतना ऊंचा, हम उनके लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। मैं मानता हूँ बिल्कुल टीचर सर। नहीं पहुंच पाते। तो सर जी। लैंग्वेज 2 में जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जो आप हाँ। सीखना भी चाहते हो, जो आपकी लाइफ स्किल बन जाए, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर आए। परिवर्तन किस सेंस में? एक तो आगे वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। सीटेट तो एक पात्रता का एग्जाम है, नौकरी तो आपको पीआरटी, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी हाँ वाले बिल्कुल एग्जाम्स बिल्कुल भाई, दिलाएंगे। आपको ईएमआरएस क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सर जैसे DSSB जैसे एग्जामिनेशंस हैं, उसमें अगर आपने पेपर 1 में मेरिट नहीं बनाई तो सब्जेक्ट होल्ड का आप क्या करोगे? हाँ, ये भी कितनी सही बात पकड़ है। ले लो बिल्कुल आप, बिल्कुल बिल्कुल। कितने मार्क्स ले आओगे? आपकी 100 में से कितने ले आओगे? कितने लेके आओगे? बिल्कुल सही बात है। ठीक अगर है। 130 प्लस मेरिट जा रही है तो पेपर 1 में मेरिट तो आपको बनानी पड़ेगी, है ना, कट ऑफ जा रही है तो। ठीक। अच्छा मैम, अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज 1 नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, बच्चों की जो मदर टंग है वो हो हाँ जी। जाएगी, परिवार की भाषा जो आपकी पारिवारिक भाषा है। नंबर 2 पर आप इंग्लिश लेंगे तो ज़्यादा सुटेबल है, बल्कि नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में तो इंग्लिश का ही ज़्यादा बोला वाला बिल्कुल है सर, है ना, बिल्कुल। अदर लैंग्वेज अच्छा से। सर, एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, ना जी। कि सिर्फ आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जामिनेशंस, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो केवीएस इंटरव्यू या एनवीएस इंटरव्यूज तक जाते हैं, वहां पर भी जो आपका पर्सनालिटी चेक होता है, उसमें भी लैंग्वेज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हाँ, है। ये- अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश जानते हैं, स्पेशली जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन अगर आप खुद का दे पाते हैं, तो आपको वैसे ही एज मिल जाता है ओवर अदर कैंडिडेट्स। और मैं ये बात मानती हूँ सर, आपको कितनी ही नॉलेज हो, उस नॉलेज का कोई काम नहीं है अगर आपको उस नॉलेज को लैंग्वेज में इम्पार्ट करना ना आप आता हो। कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाएंगे तो मतलब जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, दिमाग के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा, तो सामने उसका नहीं आ कोई पाएगा। फायदा नहीं है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मैम ये है कि जो सीटेट का सिलेबस है उसमें व्याकरण का, ग्रामर का क्या योगदान है? क्योंकि मैंने कई सारे टीचर्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि भाई सीटेट है, ग्रामर छोड़िए, आप केवल पेडागोजी Concept पढ़िए। पे focus हाँ, करो। कॉन्सेप्ट पे फोकस की। तो ये बताएं आप हाँ जी सर, तो बेसिकली सर सीटेट में लैंग्वेज अगर 30 नंबर की है तो 15 नंबर की उसकी ग्रामर है, 15 नंबर का पेडागोजी पेडागोजी है। होगी। तो यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं कि 90 नंबर की पेडागोजी हर सब्जेक्ट से निकाल लेंगे और उसमें पास हो जाओगे, बट हमें इतना रिस्की अफेयर तो करना नहीं है। हाँ, हमें बिल्कुल, तो स्टूडेंट का ऐसा बेस फिक्स करना है कि अगर इसी साल आपका सीटेट क्वालिफाई हो रहा है तो आने वाली वैकेंसी साथ के साथ उसमें एग्जाम हाँ, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सीटेट आपने जुलाई में दिया और फिर आप मान के चलो दिसंबर तक सितंबर, आपका अक्टूबर, एग्जाम- नवंबर, दिसंबर में आपको एग्जाम भी देना है। एग्जाम भी देना है, ताकि आपकी फिर वो जनवरी से ज्वाइनिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको एक एज देगा, एक्स्ट्रा मार्क्स तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा, फाउंडेशन। ठीक है, अब ग्रामर का रोल क्या होता है? यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, अपठित है। हाँ। उस टाइम देखेंगे ना, अभी क्या करेंगे? हाँ, अभी क्या, हाँ, अब उसमें कर भी क्या सकते हैं? बिल्कुल बट उससे क्या होता है सर, अभी से अगर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर ले तो उनकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। जो आगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन में जनरल पेपर में पेपर आता है, उसमें एक क्वेश्चन अपठित गद्यांश का आता ही आता है। बिल्कुल आता है, तो बिल्कुल। वहां पे वो हेल्प करेगा। रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी तो आप ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ने की हैबिट डालोगे। टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा। और वो जो आप बता रहे कि एक क्वेश्चन आता है रीडिंग कंप्रिहेंशन से, मतलब एक क्वेश्चन के भी 4-5 क्वेश्चन उसके अंदर दे दिए जाते हैं, एक पैराग्राफ फ्री से। के नंबर है, हाँ, वो एक फ्री के बार नंबर पैसेज होते हैं। समझने बिल्कुल के। बिल्कुल। एक ये चीज हो गई। दूसरा, स्टूडेंट्स उसमें भी एक ग्रामर और वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन होता है। हाँ, बिल्कुल मतलब होता है। 3 से 4 नंबर 15 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन में आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी के उसमें से मिलते ही मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स को लगता है क्या करेंगे ये 4 नंबर लेके? हाँ, कि भाई 150 में से 90 नंबर लाके तो जो है हमारी नैया पार लग जानी है, तो क्या ही करेंगे। देखो बच्चों, एक एक नंबर ज़रूरी है। अच्छा मैम, मुझे ना एक बात ध्यान आई, जैसे मैं कभी क्लास में पढ़ाते हुए कई बार बच्चे की डिस्कशन करते हैं कि सर मेहनत ज़रूरी है या किस्मत ज़रूरी है। वो चलता है ना, मेहनत वर्सेस किस्मत। तो मैं हमेशा बच्चों से एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ, उस बात को यहाँ कोट करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप ये मान के चलें, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं वो 100 नंबर का एग्ज़ाम है और मेरिट लगती है 94 पर, तो उसमें से आपके 93 जो नंबर होते हैं, जो 93 नंबर है वो आपकी मेहनत के होते हैं और 1 नंबर आपकी किस्मत का होता है। बिल्कुल सर। लेकिन मेरा मानना है कि किस्मत का नंबर वो 93वां होता है, या जो 94वां होता, बाकी जो आपके सारे नंबर वो मेहनत के ही होते हैं। तो आप ये ना माने कि 1 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है भाई, 1 वोट से सरकारें गिर जाती हैं।
है ना। तो और इस बार तो आपने इलेक्शन में भी देखा, चलिए खैर ये तो नॉर्मल बात हुई। तो कुल और मिलाकर सर के ये हमारे जैसे पेपर्स में तो पॉइंट के मार्क्स सिफाई होते हैं, जहाँ हाँ नेगेटिव मार्किंग होती बिल्कुल, है। नेगेटिव मार्किंग में तो भाई क्वालिफाई नहीं कर पाते क्वालिफाई हैं। नहीं कर पाते हैं बच्चे, 60% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम ये मान के चलेंगे कि जो सीटेट की 30 नंबर की लैंग्वेज आई है उसमें से 15 नंबर की तो पेडागोजी आ गई है, बिल्कुल सर। फिर 15 नंबर के पैराग्राफ हैं, उन पैराग्राफ में से 10 नंबर तो आपको डायरेक्टली पैराग्राफ की लाइंस से मिलेंगे और 5 नंबर व्याकरण का अपना योगदान है। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे मेरी हिंदी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदी में तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर आपका जो वोकैबुलरी है जिसमें आपका जो है विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द आ जाते हैं, समानार्थी, पर्यायवाची आ जाते हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार के सवाल मिलते हैं। और मैम इंग्लिश में कौन से टॉपिक से? बिल्कुल सर, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी जी, एक ही टॉपिक है, उसमें पर 8 टॉपिक आते हैं ना, वही वाला 8 जो टॉपिक्स हाँ, आते हैं, वो मैंने 10 पढ़ा दिन है। लग जाते हैं उसको कवर करने में। एंड जी। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एक ही क्लास में हो जाए, पर उसको पढ़ाया सीटेट के लेवल के हिसाब से ही जाता जी है। जी जी, मतलब पढ़ाओ उतना ही जिससे सीटेट पास हो जाए, हाँ मैं ये मानती हूँ, ठीक। ताकि उसका बेस सेट हो और आप आगे जो हायर स्तर पर, मतलब पढ़ने को तो वो एक क्लास में भी पढ़ सकता है स्टूडेंट, और पढ़ने को तो वो स्टूडेंट 20-30 और 1 महीने में भी पढ़ेगा जब हम हाँ, हायर लेवल पे पढ़ते हैं। तो सही बात है। उसी टॉपिक को सीटेट लेवल तक कैसे लेकर आना है वो आपको पढ़ना है। उसके 8 पार्ट्स होते हैं। साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अनसीन पोएम है उसमें आता है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार का, जो हाँ हम भी वो पढ़ते हैं, बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है जिनके पास लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। साथ में वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन आता है। सीटेट की वोकैबुलरी इसीलिए इजी है सर क्योंकि वहां पर पैसेज दिया है, उसी उसके लाइन से हाँ, पूछा जाता है, अंदर एक से word कोई एक बताओ। शब्द उठा के हाँ, पूछते हैं। अच्छा, कोई रैंडमली शब्द नहीं पूछा जाता कि इससे हाँ, मीनिंग तो बताओ। उसमें हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप जो पूरे पैराग्राफ को हाँ, पढ़िए, उसका उसका अर्थ कई बार टोन वहां क्या से है। निकल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टोन से सर। निकल जाता है। ठीक है। तो ये एक चीज इजी है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मैम, सीटेट जैसा 2011 से शुरू हुआ था अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है तो, बिल्कुल सर। और अब 2024 चल रहा है, तो ये 13 साल की जो जर्नी है इसमें सीटेट में क्या डिफिकल्टीज आई हैं या सीटेट आसान हुआ है? लेकिन कुल मिलाकर के बदलाव तो हुए ही हैं, तो क्या बदलाव हैं आप थोड़ा सा बच्चों को बताएंगी? देखिए सर, बदलाव तो नियति का उसूल है, जी ऐसा जी कहा जी, जाता है, हाँ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जी, है ना। तो उस बदलाव में 2011 से अगर मैं अभी तक देखूं, बीच में पैंडेमिक आ गया था। पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, फिर पैंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन, और जी, अभी फिर से ऑफलाइन पे स्विच ठीक हो है। गया। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव हमने देखा कि पहले क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट आते थे, हाँ, अभी क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हो गए हैं, एनालिटिकल। जैसे कि सोनू मोनू का एग्जाम्पल लेकर आपको क्लासरूम में अप्लाई करना है कि कैसी सोच से बच्चा पढ़ सकता है, उसके लिए बेहतर क्या होगा, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। हाँ, दूसरा, अगर आरती कोई टीचर हैं तो वो बेस्ट क्लास में कैसे पढ़ा सकती हैं एज अ टीचर, ठीक है, वो कैसे फैसिलिटेट कर सकती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ठीक ठीक। तीसरा जो क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं, जी, कथन और तर्क वाले जो बिल्कुल होते हैं। सर। जी 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 जी। एंड चौथा, अब विकल्प जो है ना, ऑप्शंस, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं, मतलब उसमें भी बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, उसके 2 कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, अब ऑप्शन में आ जाएगा कौन कौन से सही है इनमें से स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी गलत है। ये जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी देखा है हमने, हाँ, और ये ये भी आता है। पेडागोजी जी में भी जी। देखा है। तो ये स्तर जो है ना अब बढ़ता जा रहा है। स्तर से याद आया सर मुझे हाँ बताइए कि सर बताइए। सीटेट का जो एग्जाम है वो, हाँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि इस एग्जाम में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपीयर होते हैं। अगर हाँ, हम डेटा देखें ना अभी 2024 का ही, तो 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, और टोटल पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड, ठीक है। और उसमें से 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स ही कुछ पास हो पाते हैं। तो सर आप इस डेटा को समझाओ कि ये बदलाव क्यों है, फेल क्यों हो रहे हैं इतना स्टूडेंट्स। हम डेटा ये है कि अगर आप सीटेट पेपर 1 जनवरी 2024 का हम डेटा ले रहे हैं बच्चों, अगर हम पेपर 1 को देखते हैं तो लगभग 9,60,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया प्राइमरी लेवल के लिए, जिसमें लगभग 7.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें से मात्र 1,26,000 बच्चे क्वालिफाई कर पाए। आंकड़े इतने भयावह हैं कि डर लगता है देखकर कि मात्र 15 या 16% रिजल्ट है, इतने परसेंट रिजल्ट है, जबकि क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें से जनरल के कैंडिडेट को तो 90 नंबर लाने, मतलब 60%, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो 82 नंबर लाने, 82 मार्क्स उनकी परसेंटेज, और आप 4% या 5% कम कर लीजिए तो 55% मार्क्स लाने हैं। लेकिन मैम एक आंकड़ा और है इससे भी बढ़िया, लेकिन बढ़िया नहीं कहूँगा, भयावह खतरनाक आंकड़ा है, वो है जूनियर का। जूनियर के एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और अगर आप प्रतिशत की बात करो कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई कर पाए, तो मात्र 6.5% बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो सर ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? मैम इसके कारण जो मुझे समझ में आते हैं, पहला कारण तो ये है एक बच्चों के अंदर एक लापरवाही आ जाना कि सीटेट है,
कोई बुक ऐसी नहीं है जो सीटेट को कवर कर पाए, कोई टीचर नहीं है जो सीटेट को कवर कर पाए, तो सर तभी देखेंगे जा करके। दूसरा कारण है हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं, देखिए हम तो अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे, हमारे सब्जेक्ट की अनदेखी होती है, लैंग्वेजेस की अनदेखी होती है, और ये शुरू से थी, ये शुरू से स्कूल में भी थी और आज भी है ना। अब जैसे और अच्छा आपका तो थोड़ा सा सिंसियर सब्जेक्ट मान भी लेते हैं, मेरा हिंदी है कर लेंगे, बोल रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। इसके अलावा एक तीसरा जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, आपने कुछ प्रश्नों के विकल्प देखे होंगे, जैसे आपसे पूछा कि एक कथन दे दिया, एक सिचुएशन है, इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो अगर सही पूछा तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, हमें छांटना सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वहां कौन सा है ना। तो ये चीजें भी ज्यादा बच्चों को कारगर साबित होंगी अगर बच्चा इस तरीके से काम करेगा तो। और मेरी बच्चों को एक यही सलाह है कि सीटेट के लिए आप बुक से ज्यादा डिपेंड रहिए टीचर्स पर, और टीचर्स में भी आप ये देखिएगा कि कौन टीचर आपके एग्जाम में जब सोल्व कर रहे हैं आप सवाल, तो एक एक विकल्प को कितना ज्यादा एक्सप्लेन कौन टीचर कर रहा है। प्रीवियस ईयर एक को एक निकाल दीजिए, कुछ मत छोड़िए, जो भी बच रहा है वो आपके लिए घातक हो सकता है, जो आपने कर लिया वो आपके लिए अपना है। सर आप YouTube पे किस टाइम पे पढ़ाते हैं क्लास को? मेरी जो YouTube पर क्लास का टाइमिंग है वो 9 से 10 संस्कृत के लिए है टीचर्स अड्डा चैनल पर, और 10 से 11 हिंदी के लिए टाइम है। और आपका टाइम भी बता दीजिए मैं इंग्लिश का। हाँ जी, तो सर मैं 1 से 2 बजे पढ़ाती हूँ इंग्लिश, ग्रामर, पेडागोजी, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, जो भी एक सीटेट को सक्षम बनाता है ना, तो उसमें इंग्लिश की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब आप 1 बजे पढ़ते हैं दोपहर को, टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर ही। और मैम अंत में जाते जाते आप बच्चों को कुछ टिप्स दे के जाइए, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है, और टिप्स के अलावा आपको कुछ गिफ्ट भी देना है कि बच्चों के लिए 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, और फिर मैं भी गिफ्ट दूंगा बच्चों को, मुझे बच्चों के लिए क्या करना है। चलिए सर, मैं ये मान के चलती हूँ कि सीटेट क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही, वो भी मिनिमम, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए खोल के रखता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, इलेक्शंस का टाइम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो अभी जितने भी पदाधिकारी हैं सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी, और सबसे पहला काम यही होगा, जितनी भी इम्पेंडिंग विलंबित जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए स्टूडेंट का कि ये जो 7 जुलाई 2024 वाला सीटेट एग्ज़ाम है, इसको पास करके अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि आपने सीटेट पास किया और आप इसे अपनी वॉल पे घर पे पेस्ट करो और चिपकाओ और घर पे बैठ जाओ। तो इसके बाद एक रूटीन बना है अभी आपका पढ़ने का, इसे ब्रेक नहीं करना। इसके लिए इसके बाद अब हमारी जो जुलाई में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, वो रहेंगी EMRS, वो रहेंगी NVS, ठीक है, वो रहेंगी DSSB PRT, NVS TGT PGT, जिसका नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आएगा, और EMRS का भी नोटिफिकेशन तभी हमें देखने को मिलेगा फेज 2 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो BPSC 3.0 भी 15 जुलाई तक अपना रिजल्ट दे देगा, बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद BPSC 4.0 जो है 1 ही महीने में कंडक्ट होने वाला है। तो तैयारी इस हिसाब से हो स्टूडेंट की कि सीटेट को वो एट पार, मतलब मैक्सिमम लेवल पे पढ़े, सिर्फ 90 नंबर के लिए ना पढ़े, वो ज़्यादा नंबर लाने के लिए इसलिए पढ़े क्योंकि वो अपने बेसिक्स को क्लियर कर रहा है, और इस हद तक कर रहा है कि वो अपना टाइम बचा लेगा जब वो आगे के लिए पढ़ाई करेगा। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स, सर सीटेट अपना जो रिजल्ट है वो 1 महीने में दे देता है, ठीक है। तो मैं ये मान करके चलती हूँ कि अगर कोई नोटिफिकेशन एग्जाम का आता है जुलाई में, तो अगस्त तक उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स को साथ ही साथ अपना एग्जाम क्लियर कर लेना है सीटेट का, ताकि आप दिसंबर तक जितने आने वाले एग्जाम्स हैं उन सब पर अपने एक पद को ग्रैब कर सको और एक फिक्स कर सको, ये मेरी सीट है। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस बार दीपावली पर केवल पटाखे नहीं फोड़ने, पेपर भी फोड़ना है, जो कहते हैं ना एक ग्रामीण अंचल में शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा आप ये बताइए कि 1 महीने के अंदर ही आप बच्चों को स्पेशल क्या देने वाली हैं? गिफ्ट में आपसे लेके जाऊंगा बच्चों को। तो सर मैं स्पेशल देने वाली हूँ सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मैराथन इससे पहले मैं 2 कंडक्ट करवा चुकी हूँ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ना एक कंप्लीट पेडागोजी का सारांश मिल सके कि ये ऐसे पढ़ते हैं, कंप्लीट ग्रामर का सारांश मिल सके। जिस स्टूडेंट को पास होना है वो एक क्लास देख ले, जिस स्टूडेंट को अपने अच्छे नंबर बढ़ाने हैं, पॉलिश करना है, तो देखो सर एग्जाम के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, पर जो एग्जाम में आने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझ के वो बार बार पढ़ना होता है, तो वो बार बार उसको रिवाइज हम करवाएंगे, एंड एक क्लास में आपको टॉपिक प्लस जो क्वेश्चंस है वो सारे समझ में आ जाएंगे। तो मैं मैराथन लेकर आऊंगी। अब आप क्या देने वाले हो अपनी तरफ से, ये बता दो।
मैम एक तो मैराथन बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल। एक मैंने मैराथन का एक नया कंसेप्ट सोचा है इस बार ना, मैराथन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ना लेकर के कंसेप्चुअल मैराथन लेंगे। हम केवल परिभाषाएं जो हैं, कुछ शब्द हैं जो हार्ड वर्ड्स हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर निगेटिव पॉजिटिव बता दो, हार्ड वर्ड्स बता दो, तो बिल्कुल। इसकी मैराथन में एक लेने वाला हूँ। ये वाली बात एक नहीं, 2 या 3 मैराथन होंगी कुल मिला करके, और एक हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उसको रिवील मैं ही करूंगा मैम। बिल्कुल सर। वो ये है कि एक मैराथन हम लेंगे, उसमें एक तो इस वीक लेंगे और एक अगले वीक लेंगे। उस मैराथन में ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लासेस होंगी, पहले आपकी क्लास बाद में मेरी क्लास, या पहले मेरी बाद में आपकी, मतलब 2 से 2.5 घंटे का 3 घंटे का एक पैकेज है, उसमें 60 के 60 नंबर बच्चों के कवर किए जाएंगे। बिल्कुल सर। चलिए, तो फिर आई होप ये गिफ्ट्स को ग्रैब करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स रेडी होंगे एंड एक्साइटेड होंगे। इसी के चलते मैं आपको बता देती हूँ, हम ऐसे और पॉडकास्ट सेशंस लेकर आएंगे जिसमें आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके अराउंड हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ताकि स्टूडेंट को कहीं और भटकना ना पड़े, अपने एलिजिबिलिटी के लिए कहीं और मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज पे रिलाई ना करना पड़े और भ्रमित ना होना पड़े। हाँ। तो इसी के चलते हम आज के इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एंड सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको मतलब अगर सच में टीचर बनना है तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, एक रिसोर्स पे रिलाई करो, एक मेंटोर पे रिलाई करो जो आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट बना सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। और 9 2 11, 9 से 11, 1 से 2। थैंक यू।